तो जय हिंद। इसी के साथ आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th का मनी चैप्टर। मनी चैप्टर की शुरुआत करते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में क्या है और सीखते हैं इसके नए टॉपिक्स। लेट्स बिगिन बिना किसी देरी के। तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मनी। मनी के बारे में हमें जानना होगा। सबसे पहले मनी क्या है। बेसिकली मनी क्या है? अ थिंग विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। मनी वो है जिसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब लेन देन के लिए जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे इंडिया में रुपी, यूएस में डॉलर, ये हमारे मीडियम ऑफ एक्सचेंज हैं और इसी को हम बोलते हैं मनी। अब मनी से पहले जब मनी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था बाय गवर्नमेंट और बाय फाइनेंशियल सोर्सेज, तो मनी से पहले क्या होता था? मनी से पहले होता था बार्टर सिस्टम। चलिए समझते हैं आप बार्टर सिस्टम को। तो अब समझते हैं बार्टर सिस्टम। तो बेसिकली बार्टर सिस्टम क्या था? इसमें हम गुड्स के बदले में गुड्स देते थे और गुड्स लेते थे। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं, अगर कोई एक पर्सन है, वो काम करता है अपना कॉबलर का, जूते ठीक करने का या फिर कार बेचने का, कार वगैरह बेचता है वो, और एक तरफ एक पर्सन है जो कि वीट बेचता है। तो अगर जो पर्सन वीट बेच रहा है उसे कार चाहिए, तो उसे कोई ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसको वीट की यूज़ हो, तभी वो गुड्स से गुड्स को एक्सचेंज कर पाएगा। और इसी को बोलते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम बेसिकली क्या कहता है कि इसमें मनी नहीं है, कोई भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है। इसमें गुड्स टू गुड्स सर्विसेज होती हैं। जो गुड्स एक पर्सन को चाहिए वो दूसरे के पास होना चाहिए, जो दूसरे पर्सन को चाहिए वो पहले वाले के पास होना चाहिए, और यही ट्रांसफ़र वो दोनों एक दूसरे से कर लेने चाहिए। लेकिन इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, बहुत सारी कमियां हैं हमारे बार्टर सिस्टम की। तो देख लेते हैं बार्टर सिस्टम की क्या क्या कमी है और बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को इतना बेकार क्यों माना जाता है। तो अब बार्टर सिस्टम क्या है? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज जिसमें हम गुड्स से गुड्स को लेते हैं। अब गुड्स से गुड्स को लेने का सबसे इजी एग्जांपल है हमारे स्कूल में जब एक बच्चा दूसरे बच्चे को देखता है और देखता है उसके पास अलग पेन है, उसके पास अलग पेन है, तो पेन एक्सचेंज कर लेते हैं कि तुम ये रख लो, तुम ये रख लो। सबसे बढ़िया एग्जांपल है हमारा बार्टर सिस्टम को समझने का। बेसिकली यही हमारा बार्टर सिस्टम कहलाता है। लेकिन बार्टर सिस्टम के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स क्या हैं? लिमिटेशंस, डीमेरिट्स, ये हमारे बार्टर सिस्टम में बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए अब समझते हैं ड्रॉबैक्स या फिर लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। लिमिटेशंस टू बार्टर सिस्टम अब बहुत सारी हैं और शुरुआत करते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स से। सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। बेसिकली दो पर्सन्स हैं। अब एक पर्सन है, इसके पास पेन है, एक पर्सन है, इसके पास वीट है। तो जिस पर्सन के पास वीट है उसे पेन चाहिए, लेकिन जिस पर्सन के पास पेन है उसको वीट नहीं चाहिए, उसको शूज़ चाहिए। तो क्या इन दोनों के बीच में बार्टर सिस्टम टेक प्लेस हो पाएगा? बार्टर सिस्टम हो पाएगा? तो नहीं, क्योंकि इसको शूज़ चाहिए लेकिन इसको पेन चाहिए, इसको शूज़ चाहिए जो कि वीट इसके पास है। तो ये पहले किसी ऐसे बंदे को ढूंढेगा जिसको वीट चाहिए और उसके पास शूज़ हो, तो ये वीट के बदले में शूज़ को एक्सचेंज करेगा और फिर उसके बाद शूज़ से एक्सचेंज करेगा पेन को। ये हमारा डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स है। बेसिकली जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को ढूंढ लेता है जिसके पास जो गुड है, जिसकी डिमांड वो कर रहा है, लेकिन उस पर्सन को कोई और गुड चाहिए होता है इंस्टेड ऑफ जो उसके पास है, इसको हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स कहते हैं। अब अगर थियोरेटिकल लैंग्वेज में देखें तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स इम्प्लाइज दैट द टू इंडिविजुअल्स आर पोसेशंस ऑफ सच गुड्स विच आर विलिंग टू एक्सचेंज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स। यानी कि ये इसकी सेटिस्फैक्शन नहीं है, इसको शूज़ चाहिए, इसमें इसकी सेटिस्फैक्शन नहीं है, इसको पेन चाहिए।
दोनों की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए और दोनों के पास वो गुड होने चाहिए जो एक दूसरे से एक्सचेंज करके उन्हें मिले, उसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। लेकिन बार्टर सिस्टम में ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ता है जिसको वही चीज़ चाहिए जो हमारे पास है, और ऐसा बहुत ही रेयर केस होता है, बहुत मुश्किल से मिल पाता है। यही हमारा पहला लिमिटेशन है बार्टर सिस्टम का। सेकेंड लिमिटेशन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है लैक ऑफ कॉमन वैल्यू ऑफ यूनिट। अब इसको भी, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू को भी एक एग्जांपल से समझते हैं। फिर से दो पर्सन्स हैं, एक पर्सन के पास है गोल्ड और उसको डिमांड है वीट की, वहीं दूसरा पर्सन है उसके पास है वीट और उसको डिमांड है गोल्ड की। तो इसमें ये दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे, ये गोल्ड का जो भी सामान होता है कोई भी गोल्ड का, और ये इसको वीट दे देगा इसके बदले में, ये एक्सचेंज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर गोल्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू वीट, वीट की वैल्यू बहुत कम है। यहाँ पर गोल्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसलिए आने वाले टाइम में जब हमारे कॉइन्स इंट्रोड्यूस होंगे तो ये फ़ायदे में रहेगा और ये लॉस में रहेगा, ऐसा कह सकते हैं, सिर्फ समझने के लिए कह रहा हूँ। अगर हम थियोरेटिकल नॉलेज में देखें तो इवोल्यूशन ऑफ मनी हैज़ गिवन अस अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू एंड देयरफॉर अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। What is the value of your car? You can reply 5 lakh. Can you give some same answer in the barter system of exchange? बार्टर सिस्टम में हम वो वैल्यू बता ही नहीं सकते, क्या पता इसकी वैल्यू 10 करोड़ हो और इसकी वैल्यू 10 रुपीज़ हो। तो ऐसी बार्टर सिस्टम में बहुत बड़ा लॉस है, लिमिटेशन है। बढ़ते हैं थर्ड लिमिटेशन की ओर, जो कि है डिफ़िकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स। लेट्स बिगिन। अब इसमें बेसिकली ये कहना चाहता है, जब हम किसी पर्सन को हायर कर लेते हैं फॉर वर्क कि आप हमारे लिए ये काम करोगे, ये काम करोगे, ये सब काम आप हमारे पूरे करोगे, और हम उसके बदले में उसको एज्यूम कर लेते हैं 10,000 रुपीज़ दे देते हैं। लेकिन अगर मनी इंट्रोड्यूस ही ना हुआ हो तो बार्टर सिस्टम में हम उसे क्या देंगे? अगर बार्टर सिस्टम चल रहा हो तो बार्टर सिस्टम के रिटर्न में हम उसे क्या देते हैं? वीट, चेयर, टेबल्स, ये सब रिटर्न में देते हैं। तो क्या वो उतना काम कर रहा है जितना वो पैसा कमा रहा है, या वो उतना डिज़र्व करता है, उससे कम उसे मिल रहा है जितना वो डिज़र्व करता है? ये डिफ़िकल्टीज़ है बार्टर सिस्टम की, जिसमें ये कहना चाहते हैं कि जो भी वर्कर एक्चुअल में अर्न करता है वो उसे मिल रहा है कि नहीं, ये हमें नहीं पता। अब एक लास्ट लिमिटेशन की ओर इसके बढ़ते हैं, जो कि है डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोर वैल्यू। तो डिफ़िकल्टी इन स्टोर वैल्यू बेसिकली ये कहना चाहता है कि अब हम आजकल क्या करते हैं, अगर लोगों को पैसा जमा करना है तो वो पैसे जमा कर लेते हैं, धीरे धीरे मनी को यूज़ कर लेते हैं, एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं मनी को। लेकिन अगर हम कहें मनी इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ, फिर से बार्टर सिस्टम चल रहा है, तो क्या करेंगे लोग फूड्स को इकट्ठा करेंगे, ग्रेन्स को इकट्ठा करेंगे। लेकिन हम वो ज़्यादा टाइम के लिए तो नहीं कर सकते, एक लिमिटेड पीरियड के लिए ही कर सकते हैं, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही हम उसको स्टोर कर सकते हैं, नहीं तो उनकी वैल्यू जो है रिड्यूस होती रहेगी, या फिर वो जो भी फ्रूट ग्रेन्स हैं वो सड़ने लगेंगे। लेकिन मनी के साथ ऐसा नहीं है, मनी नहीं सड़ेगा, मनी की वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होगी, वो हमारे पास एक स्टोर वैल्यू की तरह रहेगी, हम उसे स्टोर करके अपने पास रख सकते हैं। और यही बार्टर सिस्टम की चौथी और लास्ट डिफ़िकल्टी दिखाती है। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, देखते हैं क्या है। तो शुरू करते हैं फॉर्म्स ऑफ मनी से, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है। तो फॉर्म्स ऑफ मनी दो तरह की हैं, एक फेट मनी, फिड्यूशियरी मनी, या फिर फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी। सबसे पहले बढ़ते हैं फेट मनी की ओर। तो फेट मनी क्या है? वो मनी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू करा गया है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने इशू करा है हमारा रुपीज़, जो कि एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसको कोई मना नहीं कर सकता, ऑल ओवर दी वर्ल्ड इसको यूज़ करा जाएगा। वहीं सेकेंड, ऑल ओवर दी वर्ल्ड और पूरे इंडिया में इसको यूज़ करा जाएगा। वहीं फिड्यूशियरी मनी के बारे में आए तो फिड्यूशियरी मनी वो है जिसको हम ट्रस्ट पे देते हैं एक दूसरे के, दो जो भी हमारे बिज़नेस पार्टनर्स हैं या बिज़नेस प्लेयर्स हैं उनके बीच में जो ट्रस्ट पे देते हैं, जैसे हमारे चेक। एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को दिया कि चेक बाउंस नहीं होगा, इसकी गारंटी लेते हुए कि चेक बाउंस नहीं होगा, या चेक में जो अमाउंट है वो उनको मिल जाएगी,
यही हमारा ट्रस्ट के बीच हम फिड्यूशियरी मनी कहलाता है। अब हम बढ़ रहे हैं फुल बॉडीड मनी के ऊपर और क्रेडिट मनी के ऊपर। अब फुल बॉडीड मनी क्या है? फुल बॉडीड मनी वो कॉइन है या वो मनी है जिसमें जो हमारा कॉइन, फुल बॉडीड मनी वो मनी है जिसमें जो हमारा कॉइन है उसकी वैल्यू इक्वल है उसकी जो भी वैल्यू है। 1 रुपये का कॉइन है, उसकी वैल्यू, मेटल की वैल्यू जो उसमें यूज़ हो रहा है वो भी 1 रुपये है। वहीं सेकंड में क्रेडिट मनी ठीक उसका उल्टा है। क्रेडिट मनी में क्या है, जैसे 1 रुपये का कॉइन है, उसकी वैल्यू 1 रुपये है, लेकिन उसके मेटल की वैल्यू 1.2 रुपये है या फिर 1.5 रुपये है, इतना फ्लक्चुएशन है। तो बेसिकली मनी के चैप्टर में आज हमने इतना ही कवर करा। फॉर्म्स ऑफ मनी तक हमने पूरा कर लिया है। इसके बाद हमारे 2 टॉपिक बचते हैं इस चैप्टर में, जो कि है सप्लाई ऑफ मनी और M1 यानी मेजर ऑफ मनी सप्लाई, जो कि बहुत ही मेन टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में उसे भी कवर कर लेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।